हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और गाइज सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है और हमें कुछ अनबिलीवेबल स्टफ देखने को मिला है। तो वो क्या है, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपने ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर बिग बिल खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के शुरुआत में ही ऑरेंज कैसिडी बिग बिल से दूर भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो बिग बिल के हाथ नहीं लगना चाहते थे। लेकिन एक टाइम के लिए बिग बिल ने ऑरेंज कैसिडी को पकड़कर इस मैच के अंदर उन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम पर तो बिग बिल ने एक टेबल निकालकर उस टेबल के थ्रू ऑरेंज कैसिडी पर एक चोसली भी लगा दिया, जिससे कि इस पूरे के पूरे मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक बिग बिल डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर डैनहाउसन ने आकर बिग बिल को कर्स कर दिया और पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी पूरी जी जान लगाकर बिग बिल के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ऐसे में ही ऑरेंज कैसिडी ने बिग बिल के ऊपर लगातार 2 ऑरेंज पंचेस भी लगाए, पर फिर भी बिग बिल अपने पैरों के ऊपर खड़े थे, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी ने टॉप रोप से बिग बिल पर अपना तीसरा फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और यहाँ पर बिग बिल को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सच में इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी काफी डैमेज हो चुका था, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को अब काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जॉन मॉक्सली जो चाहते हैं वो हो रहा है कि हैंगमैन पेज अब काफी गुस्सा है और उनकी इंटेंसिटी ये जॉन मॉक्सली को हैंगमैन पेज को उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन दे रही है। और हैंगमैन पेज कुछ भी कर ले, हैंगमैन पेज अपने गेम के अंदर A1 रहने वाले है, लेकिन जब उनका सामना जॉन मॉक्सली के खिलाफ होगा तब उन्हें पता चलेगा कि मॉक्सली जैसा बीस्ट पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है। जो बातें जॉन मॉक्सली ने अपने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही, जो सच में जॉन मॉक्सली की तरफ से काफी जबरदस्त प्रोमो था, जिससे कि अब देखने के लिए मजा आने वाला है कि रेवोल्यूशन पेपर ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट रिंग की तरफ आती हुई दिखाई दी, पर द एलीट के एंट्रेंस चलने के दौरान ही यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई। और गाइस लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक ने द एलीट के ऊपर अटैक कर दिया है और उनसे उनकी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स ले ली है, जिसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक भी यहाँ से चली गई। तो यहाँ पर एक देखने लायक चीज थी कि हाउस ऑफ ब्लैक और द एलीट के बीच में क्या होता है, पर इसके बाद द एलीट भी यहाँ से चली गई। और इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो कॉमेडी टेबल ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि नेक्स्ट हमें फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच देखने को मिलने वाला था और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता उसे आगे चलकर TNT चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। और गाइज ये मैच 6 सुपरस्टार्स के बीच में था और वो भी एक लैडर मैच, जो देखकर मैं कह सकता हूँ कि गाइज में पेपर व्यू का मजा अब डायनामाइट शो के ऊपर मिल चुका है, क्योंकि सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के शुरुआती पॉइंट से ही इस मैच के अंदर हमें काफी हाई फ्लाइंग स्टफ, काफी हार्ड हिटिंग स्टफ और एडी किंगस्टन की तरफ से काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स देखने को मिली है, जो कि इस मैच के अंदर ओटिस को इंजोर्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और ऐसे ही हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि एक टाइम के लिए मैक्सिकन सुपरस्टार कमांडर ने इस मैच के अंदर रेफिनेस की तरह रोप्स के ऊपर चलते हुए सभी सुपरस्टार्स के ऊपर नीचे एक डाइव लगा दी, जो कि इस मैच की एक काफी जबरदस्त मोमेंट थी। एक टाइम के लिए पावर ऑफ हॉब्स ने एआर फॉक्स लगे हुए लैडर के ऊपर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया और यहीं पर कमांडर ने एआर फॉक्स के ऊपर उसी लैडर के थ्रू एक काफी खतरनाक शूटिंग स्टार प्रेस लगा दिया, जो भी इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। एक टाइम के लिए एक्शन आंदेटी सैमी गेवेरा को लैडर के ऊपर से नीचे दूसरे लैडर पर सुपरप्लेक्स लगाने के लिए गए, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंडिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई और सैमी डायरेक्टली रिंग के अंदर टकराए और एक्शन आंदेटी लैडर के ऊपर फंस कर रह गए। जो देखकर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि एक्शन आंदेटी यहाँ पर इंजर्ड ना हो, क्योंकि ये मुंह काफी खतरनाक तरीके से बॉच हुई थी। एक टाइम के लिए कनुस्के तकेत्सा ने कमांडर के ऊपर लैडर के ऊपर से रिंग के अंदर एक ब्लू थंडर बॉम्ब लगा दिया, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। गार्सिया ने भी इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए इंटरफेयर कर सैमी गेवेरा को एक्शन आंदेटी के ऊपर अटैक करने के लिए मदद किया और एक्शन आंदेटी को एक लैडर के ऊपर लेटा कर सैमी गेवेरा ने उनके थ्रू एक काफी खतरनाक सेंटॉन लगा दिया, जो इस मैच की एक और काफी खतरनाक मोमेंट थी। और गाइज इन सभी मोमेंट्स के ऊपर होली शिट, दिस इज ऑसम, AEW, फाइट फॉरएवर ऐसे काफी सारे चैंट्स हो रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त मैच होगा।
और मैं तो कहूंगा कि गाइस हैंड्स डाउन ये 5 स्टार मैच है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में कनुस्के तकेत्सा लैडर के ऊपर ब्रास रिंग निकालने के लिए गए, पर उन्हें लैडर से नीचे धक्का देकर फाइनली यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने वो ब्रास रिंग निकालकर ये फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच जीत लिया है। और अब आगे चलकर पावर ऑफ सॉप्स को समोआ जो के TNT चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। पर ये मैच खत्म करने के बाद पावर ऑफ सॉप्स समोआ जो की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर यहाँ पर सरप्राइजिंगली वार्डलो आ गए और वार्डलो यहाँ पर समोआ जो की तरफ बढ़ रहे थे, पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर वार्डलो को रोक लिया और गुस्से में वार्डलो ने इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इतने में समोआ जो यहाँ से भाग गए और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड में लगाने के बाद पावर ऑफ सॉप्स और वार्डलो इनके बीच में हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिला। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे TNT चैंपियनशिप के लिए क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में बेस्ट फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर हमें पता चला कि बेस्ट फ्रेंड्स को अब तक रसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया। पर यही पर बात करते हुए डैना हाउसन ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी और डैना हाउसन भी बेस्ट फ्रेंड्स है, तो क्यों ना उनकी बिहाफ के ऊपर डैना हाउसन और ऑरेंज कैसिडी मैच रसल करे और ऑरेंज कैसिडी भी इसके लिए मान गए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसीनो टैग बैटल रॉयल मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और डैना हाउसन बेस्ट फ्रेंड्स को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर पीटर एवलॉन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे सरप्राइजिंगली पीटर एवलॉन ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको पीटर एवलॉन से बचकर दूर भाग रहे थे, जो इस मैच के अंदर देखने के लिए काफी बढ़िया सिनेरियो बन रहा था। और पीटर एवलॉन के जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के बाद भी जेरिको बार बार किक आउट कर देते थे, जो देखकर पीटर काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर जेरिको ने आउट ऑफ नोवेयर पीटर के ऊपर अपना फिनिशर कोड ब्रेकर लगा दिया और उन्हें पिन कर क्रिस जेरिको ने एक ही झटके में ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो जेरिको के लिए काफी आसान सा मैच रहा। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद भी जेरिको ने गुस्से में पीटर एवलॉन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर रिकी स्टार्स ने आकर पीटर एवलॉन को सेव कर लिया। पर यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर रिकी स्टार्स को लग रहा है कि रेवोल्यूशन पे पर ऊपर JAS नहीं होगी तो इस बार भी यहाँ पर नहीं है, तो रिकी स्टार्स की गलत फहमी है। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही और जेरिको के ऐसे कहते ही JAS ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली जेरिको ने भी रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर जुडस इफेक्ट लगा दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट लाफ क्रिस जेरिको को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि अब रेवोल्यूशन पे पर के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि मॉक्सली और हैंगमैन पेज की सागा का द एंड है और यहाँ पर हैंगमैन पेज अपना एंड हमेशा से टॉप पर करना चाहते हैं। इसलिए हैंगमैन पेज रेवोल्यूशन पे पर जॉन मॉक्सली को फूड चेन के टॉप से डिथ्रोन कर वहाँ पर अपनी जगह बनाने वाले है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वो जंगल बॉय के पीछे इसलिए आए हैं क्योंकि जब क्रिश्चियन केज इंजर्ड थे और अपने घर पर बैठे हुए थे, तब जब भी क्रिश्चियन केज टीवी ऑन करते तो जंगल बॉय स्क्रीन के ऊपर आकर कहते कि उन्हें सिंगल चैंपियन बनना है, जबकि वो चैंपियन बनना डिजर्व ही नहीं करते। और ये देखकर क्रिश्चियन केज बार बार काफी गुस्सा होते थे। इसलिए क्रिश्चियन केज वापस आते ही दोबारा से जंगल बॉय के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जंगल बॉय चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते, क्रिश्चियन केज चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। और जंगल बॉय को चैंपियनशिप सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वो चैंपियनशिप जीत कर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर सके। और ये आजकल की जनरेशन रेसलिंग इंडस्ट्री को एक बच्चों का खेल समझती है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ये बिजनेस क्रिश्चियन केज की लाइफ है और अगर कोई जंगल बॉय जैसा आदमी क्रिश्चियन केज के इस बिजनेस को बर्बाद करने के लिए आएगा तो क्रिश्चियन केज उसे डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं। और वही क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के साथ इस साल के रेवोल्यूशन पे ऊपर करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज कर ही रहे थे कि तभी हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जंगल बॉय का एक काफी खतरनाक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हम देख सकते थे कि जंगल बॉय एक होल डिग कर रहे हैं और वहाँ पर वो काफी रो भी रहे हैं। और हमें फाइनली वहाँ पर क्रिश्चियन केज के नाम का एक टूमस्टोन दिखा, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि गाइस शायद हमें यहाँ पर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को एक बरीड अलग मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो देखकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज भी थोड़े फार डरे हुए थे। तो गाइस अब सच में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अब क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के बीच का ये मैच कौन सा मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि टोनी स्टॉर्म इस वीक के डायनामाइट शो के अपने मैच के अंदर कोई चीटिंग ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उन्हें देखने के लिए ओरिहो के साथ रिंग साइड पर रहने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि उस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मैट हार्डी एक 1-on-1 मैच के अंदर हुक को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर हुक अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैट हार्डी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हुक ने मैट हार्डी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर एक टाइम के लिए फर्म ने यहाँ पर रेफरी की पीठ पीछे हुक के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि मैट हार्डी यहाँ पर अपना कमबैक कर पाए। और मैट हार्डी के हाथों पहली बार हुक ने किसी रेसलिंग मैच के अंदर इतना मार खाया है, क्योंकि मैट हार्डी ने इस मैच के अंदर हुक के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाए
लगाए हैं, पर बार बार हुक यहाँ पर अपना कमबैक करने का ट्राई करते, जो देखकर स्टोकली हैथवे यहाँ पर काफी डर रहे थे, क्योंकि गाइस इस मैच के लिए कंडीशन थी कि अगर हुक ये मैच जीतते हैं तो आगे चलकर स्टोकली हैथवे को हुक के खिलाफ एक मैच देना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर स्टोकली हैथवे काफी डर रहे थे और यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने हुक को हराने के लिए रेफरी की पीठ पीछे ईथन पेज को अपना कैच देकर उससे हुक के ऊपर अटैक करने के लिए भी कहा, पर फिर भी हुक ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर मैट हार्डी काफी सरप्राइज हो रहे थे। और यहाँ पर मैट हार्डी हुक पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर हुक ने इसे रिवर्स कर मैट हार्डी पर अपना फिनिशर रेड ड्रम लगा दिया और मैट हार्डी ने इमीडिएटली यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि हुक ये मैच जीत चुके हैं। और ये देखकर स्टोकली हैथवे काफी नाराज है, क्योंकि अब उन्हें आगे चलकर हुक के खिलाफ एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच देना पड़ेगा, जो सच में मेरे हिसाब से काफी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन ये मैच हारने के बाद यहाँ पर मैट हार्डी हंस रहे थे, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि शायद मैट हार्डी का प्लान हो कि वो ये मैच हार जाए, क्योंकि उन्हें भी स्टोकली हैथवे की कंपनी पसंद नहीं आ रही। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करती है हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि आजकल हर किसी को लग रहा है कि वो इनविंसिबल है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाल ही में हाउस ऑफ ब्लैक ने द एलीट से उनकी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स ले ली है। तो अब इससे द एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप परमानेंटली लूज करने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर रिहो को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे टोनी स्टॉर्म ने रिहो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ज्यादा भी टाइम वेस्ट ना किए हुए रिहो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, लेकिन रिहो ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर टोनी के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाए। और यहाँ पर रिहो भी टोनी स्टॉर्म को कांटे की टक्कर दे रही थी, जो देखकर सरिया ने फिर एक बार इस मैच के अंदर रेफरी की पीठ पीछे इंटरफेयर किया। और ये देखकर जेमी हेटर और ब्रिट बेकर यहाँ पर आ गए, जो कि आयरोनिकली यहाँ पर रिहो की मदद करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि टोनी स्टॉर्म को इस मैच के अंदर चीटिंग करने से रोकने के लिए आई थी। और इस चीज से टोनी स्टॉर्म बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। पर इस सब के बावजूद भी ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर को चिढ़ाते हुए रिहो पर जेमी हेटर का फिनिशर लगाने के लिए गई। और ये देखकर ब्रिट बेकर ने टोनी स्टॉर्म को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रिहो ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर एक रोल अप पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। लेकिन ये मैच हारते ही टोनी स्टॉर्म ने ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इनके अंदर जेमी हेटर ने सरिया के ऊपर और इतने यहाँ पर रूबी सोहो भी आ गए, जिन्होंने पहले सरिया के ऊपर अटैक किया। और देखकर लग रहा था कि वो जेमी हेटर के साथ है, लेकिन जेमी हेटर पर भी अटैक कर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अपने आप के लिए आने वाली है। और यहाँ पर ब्रॉल रोकने के लिए काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और रेफरीज भी आ गए। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर कीथ ली और डस्टन रोड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर कीथ ली और डस्टन रोड्स ने फाइनली नेक्स्ट रैम्पेज शो के लिए स्वर्व स्ट्रिकलैंड और मोबाइल एफिलिएट्स को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की टैग कैसीनो बैटल रॉयल मैच होती हुई दिखाई दी, जहां पर इस मैच के लिए डार्क ऑर्डर अपने एंट्रेंस कर रहा था। पर उनके एंट्रेंस चलने के दौरान ही ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ये सब लोग रिंग के अंदर गए वैसे ही मैच स्टार्ट हुआ। और एक कैसीनो टैग बैटल रॉयल मैच है, यानी कि एक टैग टीम रॉयल रंबल मैच है। इसलिए इस मैच की शुरुआत से यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे को टॉप रोप से एलिमिनेट करने के लिए लगे हुए थे। और हमें एक के बाद एक इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम्स एंटर करती हुई दिखाई दी, जैसे कि रूश और पेलो पेलिग्रोसो, लूचा ब्रोज और भी कई सारी टैग टीम्स। और हम इस पूरे के पूरे मैच के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये मैच काफी लंबा है और इस मैच के अंदर काफी सारी चीजें हुई है। पर इस मैच के अंदर कुछ मेन स्पॉट्स ये थे कि इस मैच के अंदर सबसे पहले ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने डार्क ऑर्डर को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली एक टाइम के लिए जॉश वुड्स और उनके टैग टीम पार्टनर ने यहाँ पर आकर लूचा ब्रोज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जिस चीज का फायदा उठाकर रूश ने लूचा ब्रोज को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और आगे रूश टॉप फ्लाइट को भी इस मैच से एलिमिनेट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन टॉप फ्लाइट ने रूश को एलिमिनेट कर दिया। और इतनी देर तक लग रहा था कि प्रोबेबल ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब या फिर टॉप फ्लाइट ये मैच जीत सकता है, लेकिन आखिरकार टॉप फ्लाइट भी इस मैच से एलिमिनेट हुई। और हमें इस मैच के आखिरी दो पार्टिसिपेंट्स यानी कि ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन और बुचर और ब्लेड भी इस मैच के अंदर आते हुए दिखाई दिए। और इस सब के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में सिर्फ 3 टीम्स बची थी, ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब, ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन और बुचर और ब्लेड। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने आकर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब को डिस्ट्रैक्ट किया, जिस चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब को एलिमिनेट कर दिया। पर इसके बाद बुचर और ब्लेड ऑरेंज कैसिडी के पीछे पड़े हुए थे और ऑरेंज कैसिडी को एलिमिनेट करने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर आउट ऑफ नोवेयर डैनहाउसन ने यहाँ पर बुचर और ब्लेड दोनों को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन ने ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड चीज थी, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक टैग टीम बने हैं और टैग टीम बनते ही अपना मैच जीत चुके हैं, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर अभी ने आगे चलकर रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच मिलने वाला है,
जो देखकर यहाँ पर गन्स भी आ रहे थे, लेकिन इनके पीछे से यहाँ पर जे लिथल और जेफ जेरेट ने आकर ऑरेंज कैसिडी और डैना हसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए द क्लेम्ड आ गए, जिन्होंने पूरी की पूरी रिंग खाली कर दी। तो अब देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और एमजेफ के मैच के लिए काफी जबरदस्त हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में ब्रायन डेनियल्सन डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए रेने पिकेट ने ब्रायन से पूछा कि एक टाइम के लिए एमजेफ ब्रायन के भी फैन थे और यहाँ पर एमजेफ अब ब्रायन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस पर ब्रायन क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन ने काफी पहले कहा था कि अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करते हैं तो आपके ड्रीम्स आपके लिए फाइट करते हैं, और इसी ब्रायन जो कि एमजेफ के ड्रीम है, ये एमजेफ के खिलाफ फाइट करने के लिए आ रहे हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर एमजेफ आ गए। पर इससे पहले कि यहाँ पर एमजेफ कुछ कहते, ब्रायन ने एमजेफ को शांत रहने के लिए कहा और यहाँ पर ब्रायन ने एमजेफ से कहा कि एमजेफ इसलिए गुस्सा है क्योंकि फैंस एमजेफ को प्यार नहीं करते, फैंस एमजेफ को प्यार करते थे, लेकिन एमजेफ के खुद के चॉइसेस की वजह से आज फैंस एमजेफ को हेट करते हैं। और फैंस ब्रायन को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ब्रायन एमजेफ से काफी ऊंचे लेवल के ऊपर है, और फैंस ब्रायन से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ब्रायन हर एक चीज के लिए फाइट करते हैं, एमजेफ की तरह शॉर्टकट नहीं लेते। एमजेफ ने वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के लिए शॉर्टकट लिया है, जबकि ब्रायन ने अपने पूरे के पूरे लाइफ के अंदर फाइट की है, पहले पावर्टी से, फिर रेसलिंग के अंदर, फिर अथॉरिटी से और फिर जिंदगी के लिए। और ब्रायन के पास एक एडवांटेज था कि वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ अपने हाई पेड जॉब के सहारे घर पर बैठकर गुजार सकते थे, लेकिन ब्रायन ने AEW कंपनी को चुना और ब्रायन ने आराम करने की जगह छोड़ दी, और ये दिखाता है कि ब्रायन एक फाइटर है। तो इसलिए एमजेफ भी फाइट करना सीख ले, नहीं तो रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर एमजेफ को उनका हेड किक्ड इन मिल जाएगा। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही, और ब्रायन का ये प्रोमो एक काफी खतरनाक और पैशनेट प्रोमो रहा है, जो देखकर एमजेफ को भी अब खुद पर डाउट हो रहा है। और ब्रायन की इस प्रोमो के बाद एमजेफ भी यहाँ पर चुपचाप चले गए और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। तो अब देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर क्या होता है, क्योंकि अब एमजेफ को भी लग रहा है कि वो ब्रायन को नहीं हरा पाएंगे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पूरे के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है और आपको ये शो कैसा लगा। पर मेरे हिसाब से ये शो काफी जबरदस्त शो रहा है, और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?